Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा. So guys, ये वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए. क्यों होने वाली है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए? क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, XYZ कोई भी एग्जाम है, वहां पर बच्चे ये टॉपिक जरूर से भी जरूर आता है. ठीक है, वहां पर ये टॉपिक 100% आता है. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन, कि इंग्लिश में जो आपका अनसीन पैसेज होता है, जो कॉम्प्रीहेंशन होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए. मोस्टली बच्चे उस चीज को एग्जाम में गलत करके आते हैं, आपको हवा होता है. अब ध्यान से सुनना, बहुत इजी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को बहुत इजीली सॉल्व आउट कर पाओगे. बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, पहला क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे मुझसे यही पूछते हैं कि मैम कॉम्प्रीहेंशन की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्या? तो बच्चे मैं अपनी मतलब तरीके से, एक्चुअली मैंने लाइव ऑन कर लिया, बट मैं इस क्लास को एज ए रिकॉर्डेड तरीके से ही पढ़ा रही हूँ ताकि बाद में देखने वाले बच्चों को ये फुल फ्लैश चैप्टर लगे. ठीक है, तो मैं कमेंट्स वगैरह रिप्लाई नहीं करूंगी. सेटअप ये लाइव वाला है तो हर क्लास अब मैं लाइव ऑन किया करूंगी, बट जो मुझे पढ़ाना है वो पढ़ा के चली जाऊंगी. मतलब बात करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, बस आप देख लो. थैंक यू लर्नर. अब देखो, तो मीन्स बहुत सारे बच्चों के माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि क्या मैम हमें पैसेज की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए? बट बच्चे मैं आपको बता दूं, आपको पैसेज की बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. मैं अपनी राय आपको दे रही हूँ. अब आप कहोगे मैम आप कैसी बात कर रहे हो, बंदा तो प्रैक्टिस से ही सफल होता है. मैंने तो मना नहीं किया, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बिकॉज वुमेन्स आर ऑलवेज, मतलब प्रैक्टिस तो सबको परफेक्ट बनाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है. मैं प्रैक्टिस को डिनाई नहीं कर रही, बट मेरी बात को समझना, पैसेज के लिए भर भर के प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत नहीं है. थोड़े बहुत 4, 5, 6, 10 प्रैक्टिस आप सोल्व कर लोगे, बहुत है. सिर्फ एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज आपको बनाने की जरूरत है. पैसेज को सोल्व करने का तरीका बनाने की जरूरत है. यदि आप वो तरीके से सोल्व करोगे तो एग्जाम में कोई भी एक पैसेज आता है आप इजीली सोल्व कर पाओगे. इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है. मतलब कुछ प्रैक्टिस कर लो, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले इसके वर्ड को समझते हैं. कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंड करना क्या होता है? कॉम्प्रीहेंड करना मतलब होता है समझना. कॉम्प्रीहेंड करना मतलब होता है किसी भी चीज को समझना, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना. डेट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन. तो वो चीज बच्चे क्या कहलाती है? कॉम्प्रीहेंशन कहलाती है. कॉम्प्रीहेंड करना. अब यहां पर हमसे पैसेज क्यों दिया गया एग्जामिनर ने? क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि आप कितना कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, कितना चीजों को समझ रहे हो, कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कितना आप सीख पा रहे हो. डेट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन. तो ये चीज बच्चे क्या कहलाती है? कॉम्प्रीहेंड करना. एग्जामिनर आपका IQ लेवल चेक करना चाहते हैं. अब पैसेज आपको कैसे आएगा सबको पता है. ऐसे आपके सामने एक पैसेज आएगा, बहुत ही लंबा चौड़ा बड़ा सा, और उसके पास यहाँ कुछ 4, 5, 6, 7 जो भी हैं 5-6 क्वेश्चंस आपको नीचे गिवन होंगे. सबको पता है पैसेज कुछ इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है. अब देखिए आप क्या करते हो, आप सब बच्चे क्या करते हो, सीधा जैसे ही पैसेज को देखा बस लग जाते हो उसको पढ़ने. यदि आपका पैसेज छोटा सा है, मेरी एक एक बात को समझना, पैसेज सही करके आओगे पेपर में. यदि आपका पैसेज इतना सा है, लाइक 2-3 लाइन का पैसेज दिख रहा है आपको, आप उसको रीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आवर एग्जाम इज, आपको पता है DSSB TCT इंग्लिश की बात करूं तो टाइम कंज्यूमिंग पेपर होता है. ठीक है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उस पैसेज को अगेन एंड अगेन रीड करो. बच्चे क्या करते हैं, पहले पैसेज को रीड करेंगे, फिर क्वेश्चंस को रीड करेंगे, फिर उसको पहले तो सरसरा रीड करेंगे. ये सब चीजें तब चलती हैं जब आपके पास बहुत सारा टाइम है. आपका पेपर टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप पैसेज रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, भाई जो मर्जी टाइम पास करो, कोई दिक्कत नहीं है. बट टाइम कंज्यूमिंग पैसेज में कभी भी आपको पूरे पैसेज को नहीं पढ़ना है. आप पैसेज को पढ़ने में ही आपके 10 मिनट गवा दोगे. मान लो पूरे एक पेज पे पैसेज होएगा तो पढ़ने में ही आपके 15 से 20 मिनट चले जाएंगे. तो आपको ये चीज नहीं करनी. ठीक है, सिर्फ शुरू की 1-2 लाइन पढ़ो, बिल्कुल ही अनटच मत छोड़ो. 1-2 लाइन पढ़ो. ठीक है, थैंक यू. 1-2 लाइन आप पढ़ो. जैसे ही आप 1-2 लाइन को पढ़ोगे आपके माइंड में आ जाएगा कि पैसेज कुछ इस चीज को लेके है. पूरा मत पढ़ो, यदि टाइम नहीं है पूरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना. आपने क्या करना है, आपने सीधा क्वेश्चंस को पढ़ना है. ध्यान से सुनो, आपने सीधा क्वेश्चंस को पढ़ना है. इस तरीके को बताने से पहले आप ये समझ लो कि पैसेज में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं. पैसेज में क्वेश्चंस 3-4 टाइप से पूछे जाते हैं. सबसे पहले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब बच्चे समझे, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं, मतलब डायरेक्टली दे आर फ्रॉम द पैसेज. बिल्कुल जो पैसेज की लैंग्वेज है दैट इज द सेम लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन.
जो पैसेज की लैंग्वेज है वही क्वेश्चंस की लैंग्वेज है। तो एक तो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत सभी बच्चे इजीली कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो होता है दूसरा टाइप, वो होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। नींद खराब नहीं होती, बच्चों को पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता, चाहे पूरी रात पढ़वा लो तुम, बस बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने स्टेट का सेशन रात 3-3 बजे तक वीडियो रिकॉर्ड करी है, 3-3 बजे तक सिलेबस करवाने के लिए, 3 बजे भी मेरी वीडियो रिकॉर्ड होती थी, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब वो जो डायरेक्टली पैसेज में से नहीं होते, जो थीम पर बेस्ड होते हैं, जो किस पर बेस्ड होते हैं, थीम पर, समझ पर विकसित होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। फिर पैसेज में आते हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपकी वोकैबुलरी चेक करते हैं, सेम मीनिंग चेक कर लेंगे, कोई आपको फ्रेज दे देंगे, मतलब कोई लाइन दे देंगे, ये कहेंगे कि इस लाइन का इस पैसेज में क्या मतलब है, मतलब इस लाइन का इस पैसेज में क्या मतलब है, मतलब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। वोकैबुलरी बेस्ड पूछ लेंगे, फ्रेज बेस्ड पूछ लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर आपको एग्जाम में लाइक कोई थीम या आइडिया पूछ लेंगे। फिर आपको एग्जाम में, ठीक है, फिर आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे भाई, कोई थीम पूछ लेंगे। थीम मतलब कि ये जो पैसेज है वो किस बारे में है, थीम आपसे पूछ सकते हैं। फिर आपसे टाइटल पूछ सकते हैं, भाई इसका टाइटल क्या है, मतलब क्या इसका निष्कर्ष निकल के आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो पैसेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना बच्चे, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको आप ट्रू क्वेश्चंस बोलते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पैसेज में ढूंढ के निकालने पड़ते हैं। फिर वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन, अपोजिट पूछ लेंगे, सिनोनिम पूछ लेंगे, आपको कोई फ्रेज निकाल के पूछ लेंगे, व्हाट द मीन ऑफ दैट फ्रेज, इस टाइप से पूछ लेंगे। या फिर आपको कोई थीम पूछ लेंगे कि इसका थीम क्या बनता है, या फिर आपको कोई टाइटल पूछ लेंगे कि इसका टाइटल क्या बनता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं किसमें भाई, पैसेज में, ठीक है। तो ये तो क्या बन गए पैसेज के टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये क्या बन गए भाई पैसेज के टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन गए। अब इन टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, दैट इज दिस इज योर पैसेज, ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस। सो वेरी फास्ट, डोंट गो विद द पैसेज। यही पैसेज हिंदी का होता है तो आप बहुत जल्दी कर लेते हो, क्यों, क्योंकि भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी पे हमारी बड़ी जबरदस्त पकड़ होती है। फटाफट राम का बापू मोहन, मोहन का बापू राम, फटाफट क्वेश्चन निकाल के झकाझक उत्तर, पूरे बटे पूरे नंबर हम ले लेते हैं। बट इंग्लिश में आके हमारी सुई अटक जाती है, तो यही तो प्रॉब्लम है, आप मीनिंग लगाने बैठ जाते हो। अब क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने, ध्यान से सुनो। आपको क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो भी आप सोल्व करोगे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 को आप पढ़ रहे हो, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ रहे हो तो जस्ट गो विद द कीवर्ड्स ऑफ दैट क्वेश्चन। कीवर्ड्स का मतलब उस क्वेश्चन में कोई तो मोटा मोटा बड़ा बड़ा शब्द होएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी मोटा मोटा बड़ा बड़ा शब्द नहीं होता, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। जब आप कीवर्ड्स को पढ़ रहे हो तो कोई तो आपको ऐसा शब्द मिलेगा जो मोटा मोटा बड़ा बड़ा सा शब्द है, वो ही आपका कीवर्ड है। फिर आपने उसी कीवर्ड को जाके, मतलब उस लाइन की जो सेंस आप निकाली, उस लाइन की सेंस के साथ साथ आप उन 4 ऑप्शंस को भी देख लो थोड़ा थोड़ा। फिर आपको क्या करना है, उन जो सेंस और जो क्वेश्चंस की सेंस यहां निकल रही है जाके पैसेज में सर्च करो। और हमेशा एग्जामिनर आपको कभी भी पागल नहीं बनाता, मैं बता दूं, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका आंसर दिया है लास्ट में, ऐसा बच्चे कभी भी नहीं होता। यदि क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका आंसर शुरू की 2-4 लाइनों में ही आपको मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, शुरू की 2-4 लाइनों में भी आपको मिल जाता है। तो आप शुरू की 3-4 लाइनों में जब, और यहाँ तो सबसे बड़ी बात है आपके सामने 4 उत्तर छपे पड़े हैं, कई बार तो आप देखना चारों में से डायरेक्ट लाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो जो कीवर्ड्स फाइंड आउट किए हैं उसके हिसाब से उस डायरेक्ट लाइन को फाइंड आउट करो, आपको क्वेश्चन मिल जाता है। कई बार क्वेश्चन में कोई डेट गिवन होती है, कई बार क्वेश्चन में कोई डेट गिवन होती है, अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरे पैसेज में जाओ और ये देखो डेट की बात किस लाइन के आसपास की गई है। तो जिस लाइन के आसपास डेट की बात की गई है तो आपका उसी लाइन में से क्वेश्चन होएगा, ठीक है, उसी लाइन में से आपका क्वेश्चन होएगा, उस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे। फिर आप कहोगे नहीं मैडम इतना इजी थोड़ी ना होता जितना आप बता रहे हो, ऐसे कीवर्ड्स मिला के तो बच्चे भी कर लेते हैं, बट ऐसे होता है पैसेज, इतना भी टफ नहीं होता इंग्लिश का पैसेज। वो दिखने में ही ऐसे मतलब बड़ा सा होता है, बट करने में इतना मुश्किल इंग्लिश का नहीं होता, बल्कि हिंदी के अर्थ घुमा देते हैं। अब देखो, अब आपके माइंड में आता है मैम पहले कौन सा क्वेश्चन करने चाहिए, वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन मान ले पहले नंबर पे उसी को करूं? नहीं, कभी भी आप जो वोकैबुलरी, फ्रेज, मीनिंग वाले क्वेश्चन है उनको मत करो, कि हमारी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग होती ही नहीं, एक दिन में स्ट्रॉन्ग होती नहीं, धीरे धीरे लगातार पढ़ते पढ़ते स्ट्रॉन्ग होती है हमारी वोकैबुलरी, आपको पता है। तो होता क्या है, जब आप उस पैसेज को पढ़ रहे हो ना, एकदम से उस पैसेज के ऊपर प्रेशराइज मत डालो,
वोकेबलरी सोचो। पहला ही क्वेश्चन है कि मीनिंग निकालो इस शब्द का। आप क्या करोगे, पूरा पैसेज ढूंढने लग जाओगे ऐसा करके कि कहाँ इसका मीनिंग निकला है, और मीनिंग मिलेगा ही नहीं हमें। तो मीनिंग वाला क्वेश्चन कभी भी पहले मत करो, वोकैबुलरी वाला। जब आप ये बेसिक क्वेश्चंस कर लोगे, तो जब बेसिक क्वेश्चंस का आंसर निकालोगे तो आपको पैसेज का एक ओवरव्यू, पैसेज का एक आइडिया हमेशा समझ आ जाएगा, और जब समझ आएगा तो आप पहचान पाओगे कि ये मीनिंग। अब भाई कई बार आपको मीनिंग का मतलब ही नहीं पता होता, तो भाई यहां गई भैंस पानी में, क्योंकि इंग्लिश है, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सेंस निकालो। ध्यान से देखो, ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा वर्ड है जिसका हमें मीनिंग ही नहीं पता, ठीक है। अब बेशक मुझे मीनिंग नहीं पता, ज्यादा हिंदी बनाने की कोशिश करो ही मत, सिंपल सा जाओ, जितना मीनिंग पता उसको समझो, जिस शब्द का मीनिंग नहीं पता उसको वहीं छोड़ दो। जितना पता है उसको तो समझा है ना, उसको समझ के हिसाब से पैसेज में ढूंढ लो कि वो समझ कहाँ पे निकल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ पैसेज को सोल्व करोगे तो हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप पैसेज को सोल्व करोगे तो हो जाता है। मीन्स पैसेज में आपको मतलब वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन लास्ट में है। फिर थीम और टाइटल में फर्क होता है। टाइटल क्या होता है कि ये किस बारे में है, दैट इज यूर टाइटल, ठीक है। वो चीज क्या होता है, टाइटल होता है। लेकिन थीम क्या होता है कि इस राइटर का उद्देश्य क्या है। टाइटल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सीईटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, नई शिक्षा की नीति बात कर रहे हैं, वो तो अपने टाइटल्स हो गए। लेकिन उद्देश्य क्या है, बच्चों में परिवर्तन करना, बच्चों में सुधारना, कुछ यूनिक बनाना, दैट इज यूर टाइटल। तो मीन्स टाइटल सीधा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। स्टार्टिंग टाइटल हमेशा स्टार्टिंग लाइंस और लास्ट लाइंस में मिल जाता है। लेकिन जो थीम होता है वो जब आप उस पैसेज को रीड कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, उनके साथ आपको उसको थीम को फाइंड आउट करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये चीज आप गांठ बांध लो जो मैं अब बता रही हूँ, पैसेज गलत नहीं करोगे आप, ठीक है। एक पैसेज है, उसमें आपको क्या करना होगा, एक पैसेज में क्या करना होगा, कीवर्ड्स छांटने हैं, मीनिंग एनालाइज करना है, लाइन सेम निकालनी है, डेट दिख रही है तो उस पर जाके चले जाना है। बट ध्यान से सुनना, यहां से आपका क्वेश्चन सही होगा। आपको क्या नहीं करना है जब आप पैसेज को सोल्व करते हो, तो क्या नहीं करना है। यदि आपके एग्जाम में टाइम है, कई बार एग्जाम टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, जैसे एस्टेट का एग्जाम है, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, आप पैसेज पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट का एग्जाम में पढ़ लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन DSSS के एग्जाम में नहीं पढ़ पाते, और बहुत दो पेज के पैसेज आते हैं, एक पेज के पैसेज आते हैं, तो आप नहीं पढ़ पाओगे बच्चे। तो जानबूझ के अपना डाइग्रेशंस मत करना, बार बार पैसेज को मत पढ़ना, ठीक है। सबसे मेन चीज, अपनी प्री नॉलेज को पैसेज करते टाइम बिल्कुल भी मत अपनाना। प्री नॉलेज का मतलब क्या है, प्री नॉलेज मतलब मान ले मैं डोरी के ऊपर बात कर रही हूँ, मैं दहेज पे बात कर रही हूँ, मैं जनसंख्या के ऊपर बात कर रही हूँ, तो हर बच्चे के माइंड में पहले से ही कॉन्सेप्ट सेट होते हैं कि भाई मेरे विचार तो दहेज को लेके ये हैं, मेरे विचार जनसंख्या को लेके ये हैं, मेरे विचार निशा मैडम को लेके ये हैं, ठीक है। मतलब क्या विचार है आपके, कमेंट में कर देना भाई, अच्छे बुरे जो भी विचार हैं आपके। तो हम पहले ही अजम्पशंस बना लेते हैं कि मेरे विचार ये हैं, मेरे विचार ये हैं, मेरे विचार ये हैं। अब वही चीज वहां पर आजमा देते हैं। जब हम उस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझते हैं, हमें उसकी भाषा समझ आ जाती है, और समझ में यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, 1 2 3 4। अब भैया मुझे ये बात समझ आ गई, ठीक है, लेकिन ये तो मुझे पहले से ही बात समझ में थी, और इन ऑप्शन में जाऊंगी और जो मेरी समझ पे उत्तर होगा मैं उसको कर दूंगी, ठीक है। लेकिन जो मेरी समझ का उत्तर है, क्या पता वो इस पैसेज में हो ही ना वो बात। ध्यान से मेरी बात को समझना, क्या पता वो पैसेज में हो ही ना बात। तो कहने का मतलब आप वो चीज करेंगे बच्चे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी समझ है, वो चीज नहीं करेंगे। जो राम कहानी इसने गा रखी है ना, उसी राम कहानी में से आप आंसर टिक करेंगे, ठीक है, ना कि अपनी मर्जी से करेंगे। अपनी मर्जी से आंसर नहीं करने, आपको इसी के अंदर से आंसर्स को टिक करना है। तो पहला मेन पॉइंट, यू जस्ट रिमेंबर दिस फैक्टर, ओके। फिर आपको मीनिंग हिंदी ट्रांसलेशंस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं। ओवर एनालिसिस मत करना, बहुत ज्यादा अपना प्रेशियस टाइम पैसेज की प्रैक्टिस करते हुए मत बिताना, क्योंकि मुझे पता हर बच्चा कहेगा प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन आपको पेपर में पढ़ने के लिए बहुत सब्जेक्ट होते हैं। प्रैक्टिस करते रहो, पेपर में आना 5-6 भी प्रैक्टिस कर लोगे, एक ही दिमाग है, एक ही बात है, ठीक है। पेपर में जाके आपको एनालिसिस करना है। तो यही चीज जो मेन आइडिया है किसी भी पैसेज को सोल्व करने के लिए, तो सबसे ज्यादा आइडिया यही है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी, सबसे ज्यादा आइडिया यही है किसी भी पैसेज को करने के लिए, किसी भी पैसेज को समझने के लिए। आप बहुत बेस्ट वे से चीजें एनालाइज करोगे तो बच्चे ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो यही बेस्ट तरीका है पैसेज को सोल्व करने का। फिर आप कोई भी XYZ पैसेज उठा लो, उसको पकड़ो, उसके क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। और जब उसके क्वेश्चंस को आप देखोगे तो उसको क्वेश्चंस को दिमाग में सेट करो,
उसके क्वेश्चंस का आपने एनालाइज करा कि वहां जाके इसका आंसर मिल रहा है। अब बच्चे कहेंगे मैडम मैंने तो पैसेज पहले पढ़ा ही नहीं, मुझे क्या पता चलेगा आंसर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको है ना पता चल जाता है आंसर बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, आपको अच्छा आंसर पता चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन देखा, अपनी समझ बनाई, ये कीवर्ड्स हैं, पेपर में उठाओ, इस समझ की बात यहाँ पे चल रही है तो भाई ये वाली लाइन, फिर इस लाइन को देखो, फिर देखो 4 ऑप्शन में ये लाइन कहाँ सेट हो रही है, जिस ऑप्शन में वो लाइन सेट हो रही है वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चे, तो होप सो आप समझ गए होंगे कि पैसेज को कैसे करना है। आप बाकी इस पैसेज में और कोई खास यूनिक पॉइंट्स नहीं होते, स्टेप फॉलो करते रहो बस, ठीक है ना। क्वेश्चन रीड करो, इंग्लिश को समझो, ठीक है, शब्द नहीं आ रहे वैसे के वैसे एनालाइज करो, ज्यादा आपको मतलब डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना, ठीक है ना, तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना, इजीली आप पैसेज को सोल्व करो। ठीक है भाई, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि हाउ टू सोल्व द पैसेज। आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखे पैसेज को सोल्व कर पाओगे तो आई थिंक आप इजीली सोल्व कर पाओगे। 2-3 पैसेज पेपर से पहले जरूर कर देना। और वोकेबलरी किसी का माई बाप नहीं है, आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती। बट नहीं भी आती तो कई बार आप जब इस पैसेज को समझते हो तो समझ बन जाती है। मान ले क्वेश्चन ना समझ में है ना, तो 4 ऑप्शंस देख लो, 4 ऑप्शन पक्का समझ आएंगे और 4 ऑप्शंस के आधार पे अपना पॉइंट निकाल लो। और छोटा मोटा पैसेज है तो भाई उसको पहले रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा सा पैसेज है तो रीड करने में टाइम वेस्ट मत करना। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, बिकॉज आई ऑलवेज लव टू रीड योर कमेंट्स. I always like your motivations. I always want to give you motivations, but in reverse, I like your comment and your sharing. So hope so guys, ये वीडियो आपको हेल्प रहेगी कि पैसेज को कैसे सोल्व करें। बाकी एक आधा पैसेज सोल्व करके भी मैं किसी वीडियो में बता दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।